हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ या मस्ती में। दोस्तों, इस बार हम जानेंगे अकबर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम जाने थे किसके बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में जाने थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अकबर के बारे में। तो अकबर का शासनकाल क्योंकि काफ़ी लंबा रहता है। अकबर काफ़ी समय तक मुगल वंश का जो एक अकबर ही सिर्फ एक ऐसे शासक है मुगल वंश का जो काफ़ी समय तक शासन करता है। तो अकबर का शासनकाल बहुत लंबा है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अकबर के बारे में जानेंगे कि अकबर अपने शासनकाल में क्या क्या करता है, अपना जीवन शुरू से प्रारंभिक जीवन इसका क्या कैसे रहता है, और अपने प्रारंभिक जीवन के साथ साथ अपना समाज का विस्तार किस तरह से करता है, अकबर के बारे में हम जानेंगे। अकबर की कहानी तो हालांकि आप बचपन से ही सुनते हुए आ रहे होंगे, चाहे तो अभी भी आप देखते होंगे, जैसे कि जोधा अकबर एक सीरियल आ रहा है, सीरियल चला। तो जोधा अकबर सीरियल काफ़ी ही इससे अट्रैक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा हर नाम जो इसमें दिए गए हैं, जैसे कि महामंगा, जोधाबाई, अकबर हो गया, इस कहानी से रिलेटेड है। जोधा अकबर जो कहानी चला सीरियल का, तो इससे रिलेटेड पूरा कहानी रहा। तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर की कहानी को सुनने में, अकबर को पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग से लगेगा। दोस्तों, अगर आपको इसको लिखने में या कोई कठिनाई होती है तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो आपको किस तरह कैसा लग रहा है। और आप आइए हम शुरू करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का परिचय, अकबर का शासन कहाँ से शुरू करते हैं। अकबर, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ? अमरकोट के राजा बीरसाल। बीरसाल क्या था? एक हिंदू राजा थे। तो एक हिंदू राजा के महल में इसका जन्म होता है। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में इसका जन्म होता है। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो इसका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहता है, और काफ़ी लंबा इसका शासनकाल रहता है मुगल वंश में। इसका मूल नाम जलालुद्दीन था। मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन था। तो कभी कभी इसका मूल नाम से लेकर क्वेश्चन बनता है कि अकबर का मूल नाम क्या था। तो अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। इसका बचपन का नाम जलालुद्दीन था। पिता हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम मीर अली अकबर बाबा की बेटी थी। संरक्षक इनके कौन कौन रहते हैं? अकबर जो है कि अकबर को 1 साल में ही, 1 वर्ष की अवस्था में ही हुमायूं क्या करते हैं, छोड़ के किसी और के संरक्षण में छोड़ के चले जाते हैं। तो बचपन से इसका संरक्षण, इसका पालन पोषण कौन करती है? महामंगा करती हैं। और इसके संरक्षण बाकी जब यह शासन करने के लिए आता है, जब वो राज्य संभालता है, तो इसका संरक्षण मुनीम खां और बैरम खां करते हैं। इसका उपनाम क्या क्या रहता है? तो दक्षिण का बादशाह इसे कहा जाता है। दक्षिण का बादशाह, क्योंकि मुगल वंश में दक्षिण भारत पर विजय करने वाला एक यही शासक रहता है। तो दक्षिण का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत पर विजय करता है, दक्षिण भारत को जीतता है। तो इसको दक्षिण का बादशाह भी कहा जाता है। अर्श आसियानी कहा है किसने? जहांगीर ने। जहांगीर इसका बेटा है, तो जहांगीर ने इसको अर्श आसियानी कहा है। जगदीश्वर कहा है किसने? प्रजा ने। प्रजा ने इसे जगदीश्वर भी कहा है। जगदीश्वर यानी कि ईश्वर। तो प्रजा ने अकबर को जगदीश्वर कह के संबोधित किया है। मजहर की घोषणा करने के बाद इसको इमाम कहा गया। क्या कहा गया? इमाम कहा गया। किसको? अकबर को। जब मजहर की इसने घोषणा की थी तो अकबर को इमाम कह के संबोधित किया गया। अकबर जो है अपने युग का संतान और अपने युग का पिता दोनों था। ऐसा इसलिए कहा गया अकबर को कि अकबर जो भी कानून बनाता था, जो भी नियम लागू करता था, तो उस नियम को फॉलो भी खुद भी करता था। हर नियम में वो प्रजा के साथ साथ अपने आप को भी रखता था, अपने आप को भी फॉलो करता था। ऐसा नहीं कि प्रजा के लिए नियम अलग होगा और खुद के लिए नियम अलग होगा। इसलिए इसको खुद अपने युग का संतान और अपने युग का पिता दोनों कहा गया। अकबर मनुष्य का जन्मजात शासक था। अकबर क्या था? मनुष्यों का जन्मजात शासक था। ऐसा किसने कहा था? अश्मीत ने कहा था। अकबर भारत शासकों में सर्वोत्तम था। ऐसा एल्फिंस कहते हैं कि अकबर जो था भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। लेनपुल ये क्वेश्चन, ये देखिए नाम याद रखिएगा, लेनपुल ने अकबर के काल को स्वर्ण काल कहा था। अकबर के काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा था क्योंकि अकबर अपने शासनकाल में काफ़ी अच्छी तरह से रणनीति बनाते हैं और अपने साम्राज्य का काफ़ी अच्छी तरह से विस्तार करते हैं, काफ़ी सुधार भी करते हैं। और धर्म को मान्यता किस तरह से देते हैं, ये हर धर्म को मान्यता भी देते हैं। तो अकबर के इसलिए इनके काल को स्वर्ण काल कहा है। किसने? लेनपुल ने कहा है। ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि इनके समकालीन कौन कौन थे। अकबर के समकालीन, जब अकबर थे, अकबर के समकालीन कौन कौन थे? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, उस समय जब अकबर थे तो अकबर के समकालीन एलिजाबेथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना होती है। तो 15-16 दिन के लिए जब उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना करने का जब आदेश देती हैं कौन? इंग्लैंड की एलिजाबेथ। तो ये इंग्लैंड की एलिजाबेथ है रानी, और फ्रांस के हेनरी चतुर्थ, फ्रांस ईरान का महान अब्बास, ये सब क्या थे? अकबर के समकालीन था, अकबर के समय में थे। अकबर
वह मुगल शासक है। अकबर वह मुगल शासक है जो भेष बदल के जनता के बीच में जाता था, प्रजा के बीच में जाता था। क्यों? क्योंकि उनके बारे में समझने के लिए, उनको क्या कष्ट है उनके बारे में जानने के लिए। ऐसा करने वाला ये एक और शासक रहते हैं, कौन? अशोक। अशोक भी अपने प्रजा को समझने के लिए, प्रजा के भावनाओं को समझने के लिए उनके बीच में जाते थे। तो किसे क्या करके? भेष बदल के जाते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे। तो अकबर मुगल वंश का एक ही ऐसा शासक थे जो भेष बदल के प्रजा के बीच में जाते थे और उनकी समस्याओं को समझते थे, उनकी समस्याओं को दूर करते थे। ठीक है। इसके बाद आता है कि अकबर का जो जीवनी काल, अकबर का एक जीवनी काल रहता है जो शुरू में ही इनका जीवनी काल एक और रहता है। पहला जीवनी काल इनका बनता है कौन? बायजीद बयात। बायजीद बयात इनका पहला जीवनी काल रहता है। तो अकबर का जीवनी काल कौन रहता है? बायजीद बयात, प्रथम जीवनी काल ही रहता है। और पालन पोषण, अकबर का पालन पोषण कौन करती है? तो महामंगा। मैंने आपको बताया कि अकबर का पालन पोषण महामंगा करती है। और अकबर का शिक्षा कुछ नहीं रहता, अकबर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनको कि शब्द का बोध नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक महान सम्राट बनते हैं। तो अकबर की पालन पोषण कौन करती है? महामंगा करती हैं। और महामंगा मुगल काल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और एक अच्छी वक्ता भी थी, एक अच्छी वकील भी थी। अच्छी वक्ता होने कहने का तात्पर्य हो गया कि किसी को अपनी बातों से अच्छी तरह से प्रभावित करना, किसी के अंदर। तो एक अच्छी वक्ता भी थी, कौन? महामंगा। और मुगल काल की प्रथम प्रधान महिला मंत्री भी थी। समुद्दीन अख्तर खां। समुद्दीन अख्तर खां अकबर के प्रतिपोषक पिता थे। अकबर के जैसे कि महामंगा ने अकबर को पालन पोषण किया, तो उसी तरह समुद्दीन अख्तर खां जो थे अकबर के प्रतिपोषक पिता कहे जाते हैं। इन्होंने भी अकबर को पालन पोषण किया था साथ में। तो अकबर के प्रतिपोषक पिता कहते हैं कौन? समुद्दीन अख्तर खां। जीजी अंगा। जीजी अंगा अकबर को ऐसा कहा जाता है कि जीजी अंगा ने अकबर को अपना दूध पिलाया था। क्या था? अपना दूध पिलाया था। क्योंकि 1 साल के बच्चे को, जब 1 साल के बच्चे को अगर उसकी माता पिता छोड़ के अगर चले जाते हैं कहीं, तो 1 साल के बच्चे को रखने के लिए उसको खाना पीना, दूध, क्योंकि बचपन से उसको अपने माँ के दूध की जरूरत होता है। तो 1 साल के बच्चे को जब छोड़ के चले गए, तो साथ में जीजी अंगा भी थी जो अकबर का पालन पोषण कर रही थी। तो जीजी अंगा ने कहा था कि जीजी अंगा ने अपना दूध इसको पिलाया था। और जीजी अंगा का जो एक पुत्र था अजीज कोक, तो अजीज कोक जिसका उपनाम क्या था? कोतलास था। और अकबर ने इसे खान आजम कहकर संबोधित किया था। तो अकबर इसे दूध मुहा भाई कहता था। क्या कहता था? दूध मुहा भाई इसको संबोधित कहा जाता है अकबर का। किसको? खान आजम को। ये याद रखिएगा। ठीक है। अकबर प्रारंभ में कहा जाता है कि अकबर प्रारंभ से ही, बचपन से ही कहीं ना कहीं सूबेदारी का काम करता रहा है। तो 1551 में मात्र 9 साल की आयु में ही अकबर गजनी और लाहौर जैसे कहीं के गजनी और लाहौर इन सभी के सूबेदार में काम करता रहा है बचपन से ही। 1551 में अकबर का विवाह किसके साथ? हिंदयाल की पुत्री। हिंदयाल कौन थे? हिंदयाल हुमायूं के भाई। तो हिंदयाल की पुत्री कौन? रुकैया बेगम। रुकैया बेगम जो इनकी अच्छी एक मित्र, अच्छी साथी। और हालांकि रुकैया बेगम का विवाह नहीं होता है। रुकैया बेगम का जीवन काल हालांकि अकबर से काफ़ी लंबा भी रहता है। अकबर की मृत्यु के बाद भी इनकी मृत्यु, रुकैया बेगम की मृत्यु 84 वर्ष की आयु में होती है। 84 वर्ष के बाद नहीं, 84 वर्ष की आयु में रुकैया बेगम की मृत्यु होती है। तो एक सबसे पहली बेगम यही बनती है, कौन? अकबर की। 1551 में इनकी विवाह होता है। और यह किसकी पुत्री है? हिंदयाल की पुत्री थी। हिंदयाल कौन था? तो हुमायूं का भाई था। अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? तो 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी 1556 का अकबर का राज्याभिषेक होता है। और मात्र 13 वर्ष 4 महीने की आयु में, जब वह 13 वर्ष 4 महीने की आयु में था, तब उसका राज्याभिषेक किया जाता है। कहाँ? कालानौर पंजाब में। क्योंकि उस समय उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। मात्र 13 वर्ष 4 महीने का था और कालानौर पंजाब में था। तो इसको वहीं पर ईंट का सिंहासन बना करके इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। और इसके बाद इसको उजाड़ कर गया और इसके पिता की मृत्यु के बारे में बताया गया सबको। तो मात्र 13 वर्ष 4 महीने की आयु में क्या किया गया? इसका राज्याभिषेक किया गया। और कासिम बेग तरवीज द्वारा ईंट का सिंहासन बना करके इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। ऐसा कहा था कि हुमायूं की मृत्यु के समय वह कालानौर में था। और बैरम खां इसके जो संरक्षक थे, 1560 से 1556 से 1560 तक इनका काफ़ी संरक्षण मिलता है। और बैरम खां एक काफ़ी अच्छे योद्धा रहते हैं। और इनके समय तक अकबर के राजनीतिक जो रहते हैं, अकबर का जो विस्तार रहता है काफ़ी अच्छा रहता है। और इनके समय तक काफ़ी अच्छी तरह से अकबर, क्योंकि उसमें बचपन था, अकबर का बचपन चल रहा था, अकबर छोटा था। तो इनका जो अकबर को संरक्षण का काल जो रहता है, अकबर के साथ इनका जो संरक्षण ये अकबर का करते हैं। तो 1556 से 1560 तक ये अकबर को संरक्षण देते हैं। अकबर बैरम खां के संरक्षण के लिए थे।
यह एक काबुल तुर्क थे, काबुलाई तुर्क थे। कौन? बैरम खां एक काबुलाई तुर्क थे। और बैरम खां को हुमायूं ने क्या कहा था? तो बैरम खां को हुमायूं ने खान बाबा और यारे वफादार करके हुमायूं ने इनको संबोधित किया था। किनको? बैरम खां को। क्योंकि बैरम खां जो है हुमायूं के पास कन्नौज की युद्ध, यानी कि कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध होता है 1540 में, तो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध से ही बैरम खां हुमायूं के साथ आकर के मिल जाते हैं। तो हुमायूं इनको कहते हैं क्या? खान बाबा कहते हैं, यारे वफादार कहते हैं। बैरम खां सियाई संप्रदाय और पर्सिया के रहने वाले थे। कहाँ के? सियाई संप्रदाय और पर्सिया के रहने वाले थे। यह कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की सेवा में आए थे। अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी। अकबर ने क्या कहते हैं, क्या कौन सी उपाधि इनको दी थी? खाना की उपाधि दी थी। और यही उपाधि आगे चलकर किनको मिलता है? यही उपाधि आगे चलकर इनको मिलता है, इनके बेटे को मिलता है। किसको? अब्दुल रहीम को फिर आगे चल के खाने की उपाधि मिलती है। अब्दुल रहीम जो बैरम खां के पुत्र रहते हैं, और सलीमा बेगम वो भी बैरम खां की पत्नी रहती हैं। अकबर जो बैरम खां है, और बैरम खां अपनी मर्जी से शासन करते थे। राजा तो अकबर थे, लेकिन ये अपने मर्जी के हर काम करते थे। कारण ये होता है कि जब जो पानीपत का युद्ध होने वाला रहता है, कब? 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को, तो उसमें क्या होता है कि पानीपत के युद्ध से पहले आगरा के जो मुगल सूबेदार थे इस्कंदर खां अजबेक, और दिल्ली के जो मुगल सूबेदार थे तरबेदी बेग खां, तो इन दोनों से कौन? हेमू ने आगरा के मुगल सूबेदार से आगरा छीन लिया, और दिल्ली के मुगल सूबेदार से क्या कहा? दिल्ली छीन लिया। तो ये इतने कठोर थे कि बस दिल्ली छीन जाने के कारण, आगरा छीन जाने के कारण इन सूबेदारों को क्या करते हैं? तरबेदी बेग खां को क्या करते हैं? मृत्यु दंड देते हैं, मार डालते हैं। तरबेदी बेग वही रहते हैं जो अकबर के जन्म के समय हुमायूं को सूचना देते हैं, समाचार देते हैं कि अकबर का जन्म हुआ है। तो तरबेदी बेग को क्या करते हैं? मार डालते हैं। ये हर काम अपने इच्छा से करते थे। तो उस समय अकबर भी चाहते थे, अकबर को भी थोड़ा सा लगने लगता है कि अकबर अपने साम्राज्य अपने हाथों में सब शासन लेना चाहते हैं। तो अकबर भी चाहते हैं कि बैरम खां से प्रॉब्लम अकबर को भी होने लगता है, क्योंकि बैरम खां अपने मन की करने लगते हैं, अपना शासन खुद करने लगते हैं। तो उस समय अकबर भी चाहते हैं, अकबर क्या चाहते हैं कि, तो अकबर अपना पूरा साम्राज्य संभालना चाहते थे। तो उस समय अकबर को भी बैरम खां से थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि बैरम खां अपने मन का करने लगे थे, अपना शासन वो खुद शासन करने लगे थे राजा बन करके। क्योंकि राजा अकबर थे, लेकिन उनके थ्रू कौन? बैरम खां का कार्य करते थे, हर काम बैरम खां करते थे। ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि वहाँ पर उनको बैरम खां से किनको? महामंगा को काफ़ी ईर्षा होती है, और महामंगा के कहने पर अकबर क्या करते हैं कि बैरम खां के सामने क्या करते हैं कि 2 उपाय रखते हैं कि आप या तो कोई कहीं का सूबेदार बन जाइए, या मक्का मदीना चला जाइए। कहाँ चले जाइए? मक्का मदीना चला जाइए। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि अगर कोई वफादार हो, ये काफ़ी वफादार थे, बैरम खान काफ़ी वफादार थे इनके प्रति। हुमायूं के समय में ही वो आ जाते हैं, और इनके प्रति काफ़ी वफादार रहते हैं। बस थोड़े बहुत क्रूर रहते हैं, थोड़े कठोर रहते हैं। लेकिन अगर किसी वफादार को कहा जाए कि आप या तो हमारा कहीं का सूबेदार बन जाइए, या फिर आप हमारे राज्य को छोड़ करके कहीं और चले जाइए, मक्का मदीना चले जाइए, तो ये मक्का मदीना जाना स्वीकार कर लेते हैं। कहाँ? मक्का मदीना दक्षिण में पड़ता है, तो मक्का मदीना जाना स्वीकार कर लेते हैं। और मक्का मदीना जाते समय 1560 में, कब? 1560 में बीच रास्ते में ही गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान द्वारा क्या करती है? इनकी हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा? महामंगा हरम के जो लोग रहते हैं सभी का हाथ इसमें मिला हुआ रहता है। तो महामंगा का खास करके हाथ इसमें मिला रहता है। तो मुबारक खान द्वारा इनकी हत्या करवा देकर 1560 में इनकी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है। पानीपत का जब युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का युद्ध होता है। और पानीपत के युद्ध अकबर की सेना की तरफ से कौन करते हैं? बैरम खां। क्योंकि यह युद्ध कब होता है? 1556 में होता है। और इसकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु 1560 में होती है। जिनकी कहानी मैंने बैरम खां की कहानी थी, तो बैरम खां के बारे में आपको पहले ही पूरा बता दिया। बैरम खां की मृत्यु हालांकि 1560 में होती है। इससे पहले ये पानीपत का युद्ध लड़ते हैं। तो पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत का युद्ध होता है। अकबर की सेना, बैरम खां इसका नेतृत्व करते हैं युद्ध का। और हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनका पूरा नाम क्या है? हेमू का हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो उधर से कौन रहते हैं? हेमू और बैरम खां के बीच, अकबर के बीच यह युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध।
इसमें क्या करता है कि हेमू हार जाते हैं। हेमू का हारने का इसमें मुख्य कारण क्या रहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि हेमू अपने हाथी के ऊपर, हाथी का नाम क्या था, हवाई, तो हाथी के ऊपर बैठ करके युद्ध का संचालन कर रहे होते हैं और उस समय एक तीर आता है और उनकी आंख में लगता है और हेमू हाथी से हवाई से गिर जाते हैं। और गिरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वह उनकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन सारे जो उनके जो सेना रहते हैं उनको लगता है कि हमारा राजा मर गया और वो सारे जो सेना रहते हैं वो भाग दौड़ मचाने लगते हैं, वो भागने लगते हैं। तो कहा जाता है कि अकबर का जो जीत रहता है पानीपत का द्वितीय युद्ध का रहता है, अकबर का जीत एक दैवीय घटना रहती है और इसकी जो मृत्यु रहती है हेमू की एक घटना रहती है, एक दुर्घटना घटती है। और अकबर की जीत क्या रहती है, एक दैवीय घटना रहती है, ऐसा माना जाता है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम और 14वां शासक था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू क्या था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां और अंतिम शासक था। और दिल्ली के शासन पर हेमू दिल्ली के शासन पर बैठने वाला हिंदू वंश का अंतिम शासक था। क्या था, हिंदू वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए कि हेमू सूर्यवंश के समय से ही आता है, सूर्यवंश के समय में ही रहता है हेमू। हालांकि एक तरह से सूर्यवंश ही रहता है लेकिन ये हिंदू रहता है, अफगानी रहता है लेकिन हिंदू रहता है और सूर्यवंश के समय से ही रहता है। तो यहाँ पे भी देखिए कि अकबर को सूर्यवंश से ही युद्ध करना पड़ा, हेमू के साथ युद्ध करना पड़ा। कहा जाता है कि हेमू अपने काल में, अपने जीवन में 22 युद्ध लड़ता है और एक भी युद्ध वो हारता नहीं है। और यहाँ पे भी जब ये युद्ध करता है तो यहाँ पर भी हेमू जीत जाता, लेकिन बस एक दुर्घटना होती है। समय तो एक दैवीय चमत्कार ही होता है और अकबर यहाँ पे जीत जाता है पानीपत के द्वितीय युद्ध में। तो ये एक दुर्घटना घटती है, उसकी आंख में एक तीर लगती है। ठीक है, इसके बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध का जो है उसका प्रत्यक्षदर्शी कोई रहता है, यानी कि कोई भी अगर कोई घटना घटती है तो घटना अगर घट रही है तो उसको देखने वाला कोई रहता है कि उसको आंखों देख के हाल बता सके। तो ऐसे एक रहते हैं व्यक्ति आरिफ कंधारी। कौन रहते हैं, आरिफ कंधारी, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय रहते हैं। एक इतिहास का आरिफ कंधारी, तो आरिफ कंधारी इसका आंखों देखिए हाल बताते हैं। तो कहता है कि आरिफ कंधारी पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार थे। कौन, आरिफ कंधारी, नाम याद रखेगा। ऐसे ही आपको एक बात यहीं पे एक क्वेश्चन और बता दूं कि पानीपत का जब तृतीय युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो उस समय भी एक प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं जो 1761 में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो उस समय भी उस युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं, तो कहा था कि कोई भी युद्ध होता है तो उसको देखने वाला, कोई आंखों देखिए हाल बताने वाला एक ना एक रहते ही हैं। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में भी एक थे। कौन, काशीराज पंडित। काशीराज पंडित कौन थे, तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला के, किसके, सुजाउद्दौला के दरबार में रहते थे। कौन, काशीराज पंडित एक इतिहासकार थे। तो काशीराज पंडित अवध के नवाब सुजाउद्दौला के दरबार में रहते थे। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, तो इसके आंखों देखिए हाल कौन बताते हैं, काशीराज पंडित बताते हैं। और द्वितीय युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं तो उसका कौन बताते हैं, आरिफ कंधारी। ये नाम याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, कौन से इतिहासकार थे, तो आरिफ कंधारी थे। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद, जब पानीपत का युद्ध हो गया था उसके बाद 1557 में 1557 में सिकंदर सूर, कौन सिकंदर सूर, वही सिकंदर सूर जिससे 1555 में हुमायूं युद्ध करते हैं और दिल्ली को पुनः अपने अधिपत्य में लेते हैं और पुनः मुगल वंश की स्थापना करते हैं, द्वितीय मुगल वंश की नींव डालते हैं। तो सिकंदर सूर अपना क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है, क्योंकि उस समय सिकंदर सूर की मृत्यु नहीं हुई थी। सिकंदर सूर क्या करता है कि हारने के बाद पंजाब के ही पहाड़ियों में जाकर छुप जाता है। तो सिकंदर सूर अकबर के समय में वापस आता है, लेकिन आते हैं तो क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है अकबर के सामने, युद्ध नहीं करता है। और अकबर ने अकबर क्या करता है, उसे माफ़ कर देता है। अकबर उसे माफ़ करके, अकबर खुश होता है, अकबर उसे माफ़ करके बिहार का एक जगीरदार देता है, कहता है कि वहाँ जाओ और तुम अपना आराम से जीवन बिताओ। लेकिन वो क्या करता है, सिकंदर सूर क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है और चला जाता है बंगाल। और बंगाल जाने के बाद क्या होती है, उसकी मृत्यु होती है, वहाँ जाके वो मर जाता है। ठीक है, फिर 1557 में एक और काम होता है। अब अकबर कहीं कोई भी युद्ध करता तो अकबर बस जीतता ही चला जाता है, क्योंकि उसके पास एक कुशल सेना रहती है और खास करके बैरम खां एक कुशल योद्धा रहता है। तो अकबर कोई भी युद्ध करता तो वह जीतता ही चला जाता है। तो 1557 में अकबर ने मानकोट को जीता। किसको जीता, मानकोट को जीता। फिर 1558 में अजमेर मुगलों ने जीत लिया, अजमेर को भी जीत लिया। तो इस तरह से वो अपने साम्राज्य का विस्तार भी करते चला गया। पानीपत के युद्ध के बाद क्या करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार भी करते चला जाता है। तो वो क्योंकि रुकता नहीं है
अकबर को कहा जाता है कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किस तरह से? क्योंकि अकबर का शासनकाल लंबा रहता है और अकबर काफ़ी समय तक शासन करता है और अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार भी करता है अकबर, और अपने नीतियों में भी काफ़ी सुधार करता है। तो इसको मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है। तो 1558 में 1558 में अजमेर को जीत लिया। किसने? मुगलों ने, यानी कि अकबर ने, अकबर की सेना द्वारा अजमेर को जीत लिया जाता है। फिर 1559 में, कब? 1559 में अकबर ने ग्वालियर को जीता। किसको जीता? ग्वालियर को जीता। तो देखिए कि कैसे करम भाई अपने बस जीतते ही जा रहा है, यूज करता है और जीतते ही जा रहा है। तो अपने समाज का विस्तार करता जा रहा है। कहीं भी कोई छोटे मोटे राजा रहते हैं, सूबेदार रहते हैं, तो उनसे युद्ध करता है और उसके राज्य को अपने अधीन कर लेता है। तो पहले तो मानकोट जीता 1557 में, फिर 1558 में अजमेर को इसने जीता। फिर 1559 में अकबर ने ग्वालियर को जीत लिया। 1560 में क्या करता है कि 1560 में जमान खां जो मुगल की सेना में रहता है, तो जमान खां ने जौनपुर जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल किया। किसने? जमान खां ने, जमात खां। फिर 1561 में 1561 में आसफ खान ने, किसने? आसफ खान ने अफगानों से चुनारगढ़ यानी कि मिर्जापुर को जीत करके मुगल सेना में मिला लेता है, मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। कब? 1561 में। 1561 में कौन? आसफ खान चुनारगढ़ को जीता है, यानी कि मिर्जापुर को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, मुगल साम्राज्य में शामिल करता है। फिर 6 फरवरी 1562 जब ये अजमेर को जीतते हैं, तो अजमेर को जीतने के बाद वहाँ के जो राजा रहते हैं, राजा भारमल, तो अजमेर को जीतने के बाद राजा भारमल जो रहते हैं, अपने पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। किसका? जोधा का विवाह। तो 6 फरवरी 1562 को, कब? 6 फरवरी 1562 को इनका विवाह होता है। किसके साथ? जोधा के साथ इनका विवाह होता है। जोधा और अकबर का विवाह होता है। कहाँ? संभार में, हिंदुस्तान संभार में इनका विवाह होता है। और 1560 से 1564 जो कहा जाता है, अकबर का जो शासनकाल बताया था, 1560 से 1564 का जो शासनकाल बताया जाता है, वो रहता है पर्दा शासनकाल, यानी कि हर महिलाओं का शासनकाल बताया जाता है। ठीक है। तो पर्दा शासनकाल रहता है, महिलाओं का शासनकाल रहता है, यानी कि पेटीकोट का शासनकाल बताया जाता है। पर्दा शासनकाल यानी कि हरमदल का शासनकाल बताया जाता है। हरमदल आप सुने होंगे, जब आप ये सीरियल देखे होंगे जोधा अकबर, तो आप सुने होंगे हरमदल के बारे में। तो हरमदल रहता है, तो उसमें सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। तो हरमदल शासनकाल रहता है, पेटीकोट का शासनकाल रहता है। इस शासनकाल में क्या होता है कि इस शासनकाल में सबसे अधिक जो कार्य करते हैं, कौन करती है? महामंगा करती हैं। 1560 से 1562 तक महामंगा इस शासनकाल में कार्य करती हैं। और उसके बाद 1562 में क्या होता है? 1562 तक कार्य करते हैं, 1560 से 1562 तक। और 24 जून 1562 को, कब? 24 जून 1562 को महामंगा क्या होती है? मृत्यु होती है। और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हरमदल का जो रहता है शासन, वह भी अपने अधीन में लेते हैं। कौन? अकबर लेते हैं। उसके भी नियम, उसके अंदर भी जो अगर कुछ लागू करने का है, तो उसके नियम को भी लागू करने का अधिकार कौन लेते हैं? अकबर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं। तो पर्दा शासनकाल यानी कि हरमदल के शासनकाल के समय अकबर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अकबर के हिंदू प्रधानमंत्री टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। अब अकबर के बारे में इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वो अपने समाज में और किस तरह से विस्तार करता है और क्या क्या जीतता है, कौन कौन से राज्य जीता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और खास करके ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम ऐसे ही वीडियो आपको और भी प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।